नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और अब जब हर एक मंच पर बात सियासत की हो तो समझिए कि चुनाव नजदीक हैं। बात शहीदों की हो, बात सैनिकों की हो और उसके पीछे एक बार फिर से चर्चा किसी दल की हो, किसी पार्टी की हो, किसी परिवार की हो, पक्ष और विपक्ष की हो, तो आप समझिए कि चुनाव नजदीक हैं। जी हाँ, चुनाव बेहद नजदीक हैं और इसलिए चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी मंच हो, हर मंच पर एक दूसरे पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बनाए गए नेशनल वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित किया। ये उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक होगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। मेमोरियल को देश की रक्षा की खातिर शहीद होने वाले 25,942 वीर जवानों की याद में बनाया गया है। और इसी बीच पुलवामा हमले के बाद बने हालात को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक भी की है। बैठक में जहां पाकिस्तान को सबक सिखाने पर चर्चा हुई, वहीं आतंकवाद पर नकेल कसने के उपायों पर भी विचार किया गया। बैठक कल भी जारी रहेगी। तो इन दोनों खबरों को आज हम पूरे विस्तार से आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि वॉर मेमोरियल के बहाने आखिर निशाना प्रधानमंत्री मोदी ने किस पर साधा। फैमिली फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट में अंतर क्या है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में, जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोगों को समझाने की कोशिश की है। पुलवामा हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्ती का असर कैसे दिखने लगा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उधर परमाणु बम की हेकड़ी दिखाने वाले पाकिस्तान के तेवर नरम पड़े हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व सुप्रीमो कहा जाए परवेज मुशर्रफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमने ज़रा सी भी चूक की तो भारत चाहे तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक और मौका देने की बात कही है, गुजारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के रवैये को और भारत की सख्ती को कैसे समझा जाना चाहिए, इसका जिक्र हम देश की बात में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उरी और पुलवामा आतंकी हमले में कथित प्रशासनिक चूक की न्यायिक जांच की मांग संबंधी याचिका खारिज की है, लेकिन दूसरी एक याचिका में जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात अब बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के मानवाधिकार की रक्षा संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी है। इसको हम किस तरह से लें, ये खबर आपके सामने आज हम रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते जम्मू और कश्मीर द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 35A पर भी सुनवाई करने वाला है। बेहद अहम हफ्ता है ये और हफ्ते की शुरुआत के साथ ही इस बात की ताकीद हो गई है कि अब जम्मू कश्मीर और यहाँ के हालात पूरे हफ्ते छाए रहेंगे, चाहे वो सियासत का मसला हो या फिर अदालत का मसला हो। दूसरी खबरों में पीएम मोदी के कुंभ स्नान पर सियासत कैसे छिड़ी हुई है, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कुंभ में डुबकी लगाने और सफाई कर्मियों के पैर धुलने को अखिलेश और मायावती ने क्या कहा है, हम आपको ये दिखाएंगे और वाकई इसके पीछे क्या नीति थी, क्या नीयत थी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि चुनाव का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता ऐसे बड़े बड़े और छोटे छोटे हर काम करते हैं जिससे जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। और प्रधानमंत्री मोदी जो कि ब्रांडिंग करने में, यदि इस वक्त के तमाम नेताओं की हम की ओर देखें तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये गुण है कि वो अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही अपने पार्टी की, अपने दल की, अपनी बातों की भी ब्रांडिंग कर लेते हैं। कुंभ में बहुत बड़े बड़े नेता गए जिन्होंने स्नान किया और तरह तरह की सियासी बातें भी की, साधुओं से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो कैसे उन्होंने एक अलग धारा अपना ली और उस धारा से आखिर फायदा क्या होगा, ये समझने की कोशिश आज देश की बात में होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर 27 फरवरी को दिल्ली में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक से वाम पार्टियों ने क्यों किनारा कर लिया है, ये हम आपको समझाएंगे। और क्या वाकई विपक्षी दल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्या वाकई इनके पास इतनी ताकत है ये बीजेपी का सामना कर सकें, ये आंकने की कोशिश आज देश की बात में। कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने खुद के दलित होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। क्या माना जाए कि अब कर्नाटक में एक बार फिर से नाटक शुरू हो गया है और इस तरह के आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और क्या नुकसान इससे
कांग्रेस को हो सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उधर नुकसान कांग्रेस का कर्नाटक में हो न हो, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों मुश्किलों में लगातार फंसते जा रहे हैं और कांग्रेस की छिछालेदर हो रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होने से राहत देने से इनकार किया है। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप मुक्त होने के बाद राजनीति में उतरने की मंशा जाहिर की है। अब इसको कैसे लिया जाए और क्या रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के लिए मुफीद रहेंगे, इनके इस बयान को कैसे लिया जाएगा और कांग्रेस के अंदर भी ये सब कुछ कैसे समझा जाएगा, हम दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा की इस मंशा से बीजेपी को एक मसला मिला है और बीजेपी इसे चुनावों के दौरान लगातार भुनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा हम बात आज के इतिहास की करेंगे और एक ऐसे शख्सियत को याद करेंगे जो हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। और इसके अलावा खबर अच्छी है वो तो होगा ही, हमारा खास सेगमेंट। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को, और वो भी एक अच्छी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बनाए गए नेशनल वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित कर दिया। ये उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक होगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। ये आयोजन सेना की परंपरा के मुताबिक हुआ। इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन 26 जनवरी 2019 को होना था, लेकिन काम पूरा न होने के चलते इसे टाला गया था। मेमोरियल को देश की रक्षा के खातिर शहीद होने वाले 25,942 वीर जवानों की याद में बनाया गया है। 40 एकड़ में बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल उन जाबाज सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नेशनल वॉर मेमोरियल का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया जिससे राजपथ और इसकी भव्य संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। 6 बाजुओं वाले आकार में बने मेमोरियल के केंद्र में 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाया गया है। इस पर तमाम युद्धों से जुड़े भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। साथ ही शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद स्मारक पर आजादी से अब तक विभिन्न युद्धों और अभियानों में शहीद होने वाले 25,942 सैनिकों के नाम दीवार की ईंटों में उकेरे गए हैं। इसमें भी इंडिया गेट की तरह अमर ज्योति जलेगी और ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक होगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। देश की सुरक्षा, संप्रभुता के लिए प्राण देने वाले शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्मारक की मांग दशकों से की जा रही थी। पहली बार 1960 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव सशस्त्र बलों ने दिया था, लेकिन सरकारों की उदासीनता, नौकरशाही और सेना के बीच गतिरोध से इसका निर्माण नहीं हो सका। मोदी सरकार ने अक्टूबर 2015 में इस स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी। दुनिया के बड़े देशों में सिर्फ भारत में ही अब तक युद्ध स्मारक का निर्माण नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में शहीद भारतीयों की याद में 1931 में इंडिया गेट बनवाया था, जबकि 1971 के युद्ध में शहीद हुए 3,843 सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लेकिन जब चुनाव नजदीक हो, तो चाहे वॉर मेमोरियल हो या फिर कुंभ हो या फिर कोई और मसला हो, कोई और मंच हो, जाहिर सी बात है कि बातें जब शुरू होंगी तो सियासी जरूर हो जाएंगी, रंग सियासी जरूर हो जाएगा। आज भी कुछ यूं ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित तो किया, लेकिन साथ ही वो विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले और बिना नाम लिए वो लगातार पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा कि सैनिकों के साथ पिछली सरकारों ने अन्याय किया क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक परिवार पहले था। हालांकि इस दौरान आजकल प्रधानमंत्री इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं, जब पिछली सरकार की बात करते हैं तो जरूर ख्याल रखते हैं कि कब कब बीजेपी की भी सरकार रही है इस देश में, और कोशिश ये करते हैं कि बस उतने सालों को वो छांट लें और उस दौरान जो कुछ भी हुआ हो उसका भी जिक्र कर लें। आज भी उन्होंने ये करने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है वही इसका जवाब है।
स्कूल से लेकर अस्पताल तक, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक, स्टेडियम से लेकर अवार्ड तक हम देखते आ रहे थे। हर जगह एक ही परिवार का नाम जुड़ा रहता था। एक ही परिवार के गुणगान का परिणाम, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास, भारत की महानता या फिर भारत की परंपरा को कभी महत्व मिला ही नहीं। उधर कांग्रेस का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वालों ने सैनिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2009 में सेना ने बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी, लेकिन 2014 तक 5 साल में इन्हें नहीं खरीदा गया। बीजेपी की सरकार आने पर 2,30,000 से ज्यादा जैकेट खरीदे गए। पीएम मोदी ने कहा कि शायद सेना और शहीदों के लिए कोई काम करने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था, इसीलिए उन्होंने इन लोगों को भुलाना सही समझा। बोफोर्स और अन्य घोटालों का एक परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कहता है। यही लोग अब राफेल के पीछे पड़े हैं, लेकिन जब राफेल उड़ान भरेगा तो इन्हें जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब कोई बात कहते हैं तो पूरे दमदारी के साथ कहते हैं, लेकिन सियासत इसके पीछे की वो छुप नहीं पाती। आज भी कुछ यूं ही नजारा दिखा। बातों में उन्होंने पूरा दम लाने की कोशिश की, पर राफेल का डर एक बार फिर से प्रधानमंत्री के सामने था। सेना और देश की सुरक्षा को उन लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया था। बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। उधर पुलवामा हमले को लेकर बने हालात पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ आज बैठक की है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी, लेकिन इस बैठक में जहां पाकिस्तान को सबक सिखाने पर चर्चा हुई, वहीं आतंकवाद पर नकेल कसने के उपायों पर भी विचार किया गया। बैठक कल भी जारी रहने वाली है। खास बात यह है कि रक्षा मंत्री के पास इस बैठक में सेना प्रमुखों के अलावा 42 देशों में मौजूद रक्षा प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बन रहे माहौल के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सैन्य प्रमुखों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलवामा हमले को लेकर बने हालात पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करना बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिल्ली में 2 दिन चलने वाली बैठक में सैन्य प्रमुखों के अलावा 42 देशों में तैनात भारत के डिफेंस प्रतिनिधि यानी अटैची भी मौजूद रहेंगे। ये भारतीय दूतावासों से जुड़े वो अफसर हैं जो सैन्य क्षेत्र से जुड़े मामलों पर नजर रखते हैं। बैठक में अमेरिका, रूस और अन्य मित्र राष्ट्रों सहित दुनिया के खास देशों के साथ संबंधों पर विस्तृत चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी सैन्य संबंधों पर विचार रखेंगे। इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार सुरक्षा चुनौतियों को लेकर अधिकारियों से प्रतिक्रिया ले रही है। भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श 2 दिन चलने वाली बैठक का अहम एजेंडा होगा। माना जा रहा है कि अधिकारियों को पुलवामा हमले में पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करने को लेकर भी कहा जाएगा। पुलवामा हमले को लेकर भारत पहले ही विश्व शक्तियों को एक साथ ला चुका है। पीएम मोदी हमलावरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत भी दे चुके हैं। पुलवामा हमले के बाद से भारत पाकिस्तान पर राजनयिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचा रहा है। भारत ने हमले के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले सामान पर आयात शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चोट के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पुलवामा हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्ती का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। कल तक युद्ध और परमाणु बम की हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान
घुटनों के बल बैठा नजर आ रहा है। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान के तेवर नरम पड़े हैं। इमरान खान ने एक मौका और देने की बात कही है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे कोरा बयान कहकर खारिज कर दिया है। पर यहाँ समझना ये जरूरी होगा कि यदि एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कह रहा है तो बिल्कुल खारिज करना भारत के लिए बहुत मुफीद नहीं रहेगा और भारत के पास एक सही कूटनीतिक रास्ता अपनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि इमरान खान ये कह रहे हैं कि एक मौका और दिया जाए तो भारत को कम से कम मौका देते हुए दिखना पड़ेगा। बहरहाल अभी तक क्या स्थिति है और भारत इसको लेकर कैसे आगे बढ़ सकता है, आप इस रिपोर्ट में देखें। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की सख्ती से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। भारत को परमाणु बम की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने भारत का समर्थन किया है और भारत ने पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया है, उसके बाद वहां के कठपुतली पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो शांति का एक मौका दे। इमरान खान का कहना है कि वो अपनी बात पर हमेशा कायम रहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी पीएम अब भी भारत से सबूत मांग रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पुलवामा मामले में भारत उन्हें पुख्ता साक्ष्य मुहैया कराता है तो वो सख्त एक्शन लेंगे। इमरान खान का ये बयान उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में कहा था कि पुलवामा हमले के दोषियों को भारत नहीं छोड़ेगा। इस बार सबका हिसाब किया जाएगा। हमें पता है कि आतंकवाद को कैसे कुचलना है। पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान के बाद और ज्यादा डरा हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इस बार बेहद कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने आतंकवाद की लड़ाई में भारत को हर संभव मदद देने का भी ऐलान किया है। एक और मौका मांगने के इमरान के बयान के बाद भारत का कहना है कि पुलवामा मामले में सबूत मिलने पर कार्रवाई की बात महज बहानेबाजी है। जैश-ए-मोहम्मद और उसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। मुंबई और पठानकोट हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को तमाम सबूत सौंपे थे, लेकिन पाक ने कार्रवाई नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उरी और पुलवामा आतंकी हमले में कथित प्रशासनिक चूक की न्यायिक जांच की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी और 14 फरवरी को पुलवामा में हुए एक फिदायीन हमले में CRPF के 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में सुरक्षा बलों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने की मांग भी की गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई नीति बनाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC को नोटिस जारी करके इस मुतल्लिक जवाब मांगा है। 2 सैन्य अधिकारियों की बेटियों ने भीड़ और पत्थरबाजों द्वारा सुरक्षा बल कर्मियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते आर्टिकल 35A पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं इस सप्ताह 26 और 28 फरवरी से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। जम्मू और कश्मीर द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर सस्पेंस कायम है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि इस पर सुनवाई इसी हफ्ते होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन के वकील ने उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित करने के लिए सभी पक्षों के बीच एक पत्र भेजने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। 2014 में एक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली थी। इसके साथ ही इससे संबंधित 20 याचिकाएं न्यायालय में अभी लंबित हैं, जबकि करीब 14 बार ये मामला लिस्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है और ये अनुच्छेद अन्य राज्य के व्यक्तियों को वहां
अचल संपत्तियों के खरीदने और उनका मालिकाना हक प्राप्त करने से रोकता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक दूसरे राज्यों का व्यक्ति वहां हमेशा के लिए बस नहीं सकता और न ही राज्य की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इस आर्टिकल के अनुसार यदि कोई महिला राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसका संपत्ति का अधिकार छिन जाता है। कोई भी बाहरी शख्स राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता और न ही राज्य में सरकारी नौकरी पा सकता है। उधर केंद्र सरकार ने आतंक प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और अफसरों के खतरे और कठिनाई भत्ता को बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। इन इलाकों में तैनात इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के खतरे और कठिनाई भत्ते को प्रति महीने 7,600 रुपए बढ़ाया गया है। वहीं इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों का यह भत्ता प्रति महीने 8,100 रुपए बढ़ाया गया है। पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश सभी 6 अर्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। सीआरपीएफ के अनुसार इस फैसले से नक्सल प्रभावित राज्यों और जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के करीब 90,000 जवानों और अधिकारियों को फायदा मिलेगा। इस भत्ते में 2 साल बाद बढ़ोतरी की गई है। और अब बात करते हैं कुछ और सियासत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रयागराज के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कुंभ मेले में संगम में डुबकी भी लगाई, वहीं सफाई कर्मियों के पैर भी धुले। फोटोज और वीडियोस खूब वायरल हुए। इस पर मायावती, अखिलेश और कांग्रेस ने अब तंज कसा है। कहा है कि कुंभ नहाने से पाप नहीं धुलने वाले हैं। इस बार चुनाव में जनता प्रधानमंत्री मोदी को सबक सिखाएगी। उधर पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काले वस्त्र पहनकर स्नान किया है उसका दुष्प्रभाव उनको झेलना पड़ सकता है। पीएम मोदी के कुंभ स्नान पर सियासत छिड़ गई है। प्रधानमंत्री के कुंभ में डुबकी लगाने और सफाई कर्मियों के पैर धुलने को अखिलेश और मायावती ने चुनावी चाल करार दिया। मायावती ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलेंगे। संगम में शाही स्नान से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी, जनता से विश्वासघात और जुल्म ज्यादती कम नहीं होंगे। उन्हें ये मालूम है कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जनता को बहुत निराश किया। भारत की जनता निराश रही। भारत में तमाम समस्याएं व्याप्त रहीं, किसानों की, बेरोजगार नौजवानों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, सारे मोर्चे पे ये फेल रहे। इसीलिए भारत की जनता इनको अब की बार बाहर का दरवाजा दिखाएगी। मायावती घृणा फैलाती हैं। कभी कौन उसको जूते मारो 4, मायावती का ये रहा है समाज को बांटने का। मोदी जी का रहा है सबका साथ सबका विकास। गठबंधन में माया के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, केवल डुबकी लगाने या किसी और आयोजन से सफाई हो पाएगी क्या? देश तभी साफ होगा जब लोग संपन्न हो, किसान संपन्न हो। कांग्रेस ने भी सपा बसपा के सुर में सुर मिलाया। प्रधानमंत्री जी पैर धो रहे थे या कैमरे की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे? फोटो सेशन ज़्यादा था और ये सब कम था। शायद गुजरात वगैरह में जिस तरह दलितों को पीटा गया, उनके खिलाफ उत्पीड़न हुआ, कुछ उस पाप को धोने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, धर्म, कर्म, आस्था ये व्यक्तिगत विश्वास का मसला होता है। इसका प्रदर्शन दर्शाता है कि आस्था कम, प्रदर्शन ज्यादा। कुंभ में स्नान और सफाई कर्मियों के पैर धुलकर पीएम मोदी ने लोगों को सामाजिक समरसता का संदेश दिया, भेदभाव के खिलाफ बड़ा संकेत दिया। इसे बीजेपी की भविष्य की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के बीच जाकर पार्टी का संदेश देने की बात कही जा रही है। और यही कारण है कि विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है, क्योंकि उसे डर है कि बीजेपी उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर उत्तर प्रदेश के बाद सपा और बीएसपी ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यूपी की तरह इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस को गठबंधन में कोई जगह नहीं मिली है।
अब इस आंकड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा या बीजेपी को फायदा? बीजेपी को फायदा इसलिए कि कांग्रेस भी एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें वो अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाह रही है, और इसकी वजह से यदि किसी का वोट कट रहा है तो वो ज्यादातर वोट वैसे हैं जो एंटी बीजेपी थे, जो सपा और बसपा को जाते। अब ऐसे में कांग्रेस भी लड़ने की कोशिश में है और सपा और बसपा का गठबंधन तो है ही, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये मुफीद स्थिति बन सकती है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जनता के मन में क्या है और भारतीय लोकतंत्र का कैसा एक शेप, कैसी एक रचना होगी 2019 के बाद, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस स्थिति को बहुत मुफीद नहीं पाते। उनका ये मानना है कि कांग्रेस को लड़ते हुए दिखना चाहिए, वास्तविक रूप की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो सहयोगात्मक रुख रखे तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं ये रिपोर्ट और इसके अनुसार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में स्थितियां कैसी बन सकती हैं। यूपी से आगे निकलते हुए मायावती और अखिलेश यादव ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी गठबंधन को विस्तार दिया है। सपा और बसपा ने दोनों राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी की तरह यहां भी कांग्रेस को गठबंधन से किनारे रखा गया है। मध्य प्रदेश में सपा 3 सीटों पर और बीएसपी 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं उत्तराखंड में सपा के खाते में 1 सीट आई है, जबकि 4 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। मध्य प्रदेश में बालाघाट, टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी मैदान पर होंगे, जबकि उत्तराखंड में पौड़ी, गढ़वाल की सीट सपा के खाते में आई है। यूपी की 80 सीटों में 75 पर सपा बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 38 सीटों पर मायावती की पार्टी और 37 सीटों पर अखिलेश के प्रत्याशी होंगे। यूपी में भी कांग्रेस को गठबंधन में जगह नहीं मिली। हालांकि अमेठी और रायबरेली सीट पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर और बागपत समेत 3 सीटें अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो क्या विपक्षी एकता का गुब्बारा फूलने से पहले ही फट गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत हद तक ऐसा लगता भी है। गाहे बगाहे जब विपक्ष को हम एक साथ देखते हैं तो विपक्ष के अंदर भी एक उम्मीद जगती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बस दूसरे ही दिन कुछ ऐसा होता है कि विपक्ष बिखरा हुआ दिखने लगता है। सपा बीएसपी ने तो इस प्रस्तावित गठबंधन से खुद को अलग कर ही लिया है। अब वाम दलों ने भी 27 फरवरी को दिल्ली में होने जा रही महागठबंधन की बैठक से खुद को दूर करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए के विरोध में एकजुट होने और महागठबंधन को लेकर चर्चा होने वाली है। ऐसे में जब दल एक होंगे ही नहीं तो महागठबंधन कैसा? जाहिर सी बात है कि अब विपक्षी दलों के पास ज्यादा वक्त नहीं है अपने मतभेदों को भुलाने का, एक मंच पर आने का। जितनी जल्दी वो फैसला ले पाएंगे उतना ही ज्यादा मजबूती से वो अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन क्या किया जाए जब हर एक दल को अपने अपने भविष्य की चिंता है? देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर 27 फरवरी को दिल्ली में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में वाम पार्टियां शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी के तेजस्वी यादव के अलावा और कई छोटे दल के नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। बुधवार को होने वाली ये बैठक न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को आगे बढ़ा दिया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक अहमदाबाद में 26 फरवरी को होने वाली थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। चर्चा है कि 27 को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जरिए विपक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का तालमेल बिठाना चाहता है। हालांकि विपक्ष का ये प्रस्तावित गठबंधन देश के कुछ हिस्सों तक सीमित होता दिख रहा है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और आरएलडी के साथ मिलकर दोनों दल बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। वहीं दिल्ली और हरियाणा में भी त्रिकोणीय संघर्ष होता दिख रहा है। यही हाल ओडिशा और तेलंगाना का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
लेकिन इस वक्त कहीं नाटक देखने को मिल रहा है तो वो है कर्नाटक में। कर्नाटक का नाम भी कुछ ऐसा है कि वहाँ सियासत हर वक्त किसी न किसी नाटक के दौर से गुजरती रहती है। कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने खुद के दलित होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। परमेश्वर का मानना है कि जाति की वजह से उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री का पद देने से इनकार किया गया। जी परमेश्वर कर्नाटक में पहले दलित नेता हैं जो राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक के दावण में दलित समुदाय के अधिकारों से जुड़ी चलावड़ी रैली में भाग लेने पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि वो दलित होने की वजह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उन्होंने कहा कि दलित होने के कारण उनको दबाया गया। परमेश्वर ने कहा कि मजबूरी में उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी से संतोष करना पड़ा, जिसके लिए वो जरा भी इच्छुक नहीं थे। जी परमेश्वर यहीं नहीं रुके और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अन्य दलित नेताओं को भी मौका नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बी बासवलिंगप्पा, के.एच. रंगनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्रदेश के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया। ये सभी लोग मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन जाति की वजह से मात खा गए और दलित उत्पीड़न का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग दलितों को ऊपर उठने से रोक रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं यहाँ चलावड़ी महासभा में अपनी निराशा का इजहार करने और समुदाय का सपोर्ट हासिल करने के इरादे से आया हूँ। आज भी कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में छुआछूत और जातिवाद की समस्या है। दलितों को मंदिर, होटल और दुकानों में जाने से रोका जाता है। हमें तमाम अधिकार मिले हैं, उसके बाद ये उत्पीड़न जारी है। दलितों को संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर को भगवान मानकर पूजा करनी चाहिए। जी परमेश्वर के इस बयान का कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो दलितों और समाज के बहिष्कार किए गए लोगों का ध्यान रखती है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस को आईना दिखाने का एक और मौका मिल गया। Congress party which is taking care of Dalits and other neglected sections of the society. No other political party. It is only Congress party. No, I do not know under what context he made a statement like that. It's better you please ask him. He's telling repeatedly, he told 3 times they cheated us, couldn't able to become the chief minister. That's why I'm attending all the Dalit meetings. So Dalit not happy with the Congress party. They have cheated us in Karnataka. That's what he told repeatedly. कर्नाटक में एक तरफ मुख्यमंत्री पद और मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में तनातनी चल रही है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री परमेश्वर का यह बयान आगामी लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AP। उधर पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गौरव दत्त के कथित सुसाइड नोट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम आने से राजनीति गरमाई हुई है। आरोप है कि ममता ने अधिकारी को सुसाइड के लिए उकसाया। इस मामले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय और अधिकारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आईपीएस का नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1986 बैच के आईपीएस गौरव दत्ता ने कथित तौर पर 19 फरवरी को आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट में मुख्यमंत्री पर खुद को कंपलसरी वेटिंग में डालकर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पिछले साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट के बाद उन्हें ड्यूज भी नहीं दिया गया था। इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी नेता मुकुल राय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने और मुख्यमंत्री ममता की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आईपीएस एसोसिएशन से गौरव की मौत मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। मुकुल रॉय का कहना है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी वरिष्ठ आईपीएस अफसर को आत्महत्या करनी पड़ी और इसका आरोप किसी सरकार या पार्टी नेता पर लगा है। दरअसल आईपीएस गौरव दत्त ने अपने हाथ की नस काट ली थी। गौरव की पत्नी जब अपने घर लौटी थी तो उन्होंने अपने पति को खून से लथपथ पाया था। पत्नी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई थी, लेकिन गौरव को बचाया नहीं जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, AP। उधर बीते कुछ दिनों से उपद्रव की घटनाओं का सामना कर रहे अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को शांति की खबर रही, जबकि राजधानी ईटानगर और नाहरलगुन में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सेवाएं वहां बंद चल रही हैं। 6 समुदायों को स्थायी आवास प्रमाण पत्र देने को लेकर राज्य सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने कहा कि इस बारे में समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाएंगी, यानी इस मुद्दे पर सरकार अब पीछे हट गई है।
अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के 6 समुदायों को स्थायी आवास प्रमाण पत्र देने की सिफारिश के बाद शुक्रवार से राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। ये 6 समुदाय राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन दशकों से नामसाई और चांगलांग इलाकों में रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी पीआरसी को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीआरसी बिल वापस ले लिया। पेमा खांडू ने साफ किया कि भविष्य में उनकी सरकार ये मुद्दा कभी नहीं उठाएगी। इसमें अभी सरकार का जो स्टैंड है पीआरसी के ऊपर में ये बहुत ही क्लियर है कि हम लोग इसको टेकअप नहीं करेंगे। तो इसका बावजूद भी जो इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी कमिश्नर लेवल का एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी मैंने कमिश्नर लेवल का गठन कर दिया है। हमें भी लगता है कि इस पूरे मामला के पीछे में किसी न किसी का हाथ तो जरूर है। अरुणाचल प्रदेश में 6 आदिवासी समुदायों को परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिए जाने की सिफारिश के विरोध में कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रविवार को भीड़ ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के निजी आवास में तोड़फोड़ की। अरुणाचल प्रदेश में हुई हिंसा पर सियासत का दौर शुरू हो गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब हालात काबू में हैं। बहुत गंभीर समस्या है और लोग बहुत कठिनाई है, बहुत तकलीफ है, वहाँ जीने के लिए मुश्किल हो रहा है। पब्लिक सड़क में आ गया है और इतना 3 लोग का मारा गया और बहुत लोग को बुरी तरह से इंजर्ड है। होम मिनिस्टर साहब ने भी और मैंने भी अरुणाचल के गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री से बात किया और अनुरोध किया है कि लोगों में विश्वास होना चाहिए सरकार के ऊपर में और शांति कायम होना चाहिए। वहाँ के राज्य सरकार ने फोर्सेस वगैरह मैनेज करके अपना हिसाब से अभी सिचुएशन को कंट्रोल किया है, ऐसा खबर आया है। अरुणाचल प्रदेश में सरकार ने ज्वाइंट हाई पावर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने सरकार से सिफारिश की थी कि 6 समुदाय जो अरुणाचल प्रदेश में दशकों से रह रहे हैं लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। 6 समुदायों में देवरिस, सोनोवाल, कचरिस, मोरान, आदिवासी और मिशिंग शामिल हैं। ये समुदाय ज्यादातर नामसाई और चांगलांग जिलों में रहते हैं। इसका विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पीआरसी मुद्दे के स्थायी समाधान, मुख्यमंत्री के तत्काल इस्तीफे और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें, उसके बाद छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि इमरान ने भारत पे अपना दूध भेजकर जंग के माहौल को कम किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इमरान ने अपने सलाहकार मुशीर को भेजा था, जिन्होंने पीएम और सुषमा स्वराज से बात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को पुलवामा हमले के बारे में खुफिया सूचनाएं थीं, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वो जवानों की शहादत पर राजनीति करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने आम चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हालत में सुधार हुआ है। दिल्ली एम्स के 2 डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। पर्रिकर को इंटरनल ब्लीडिंग की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें गोवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जैसी कोशिशें भारत के लोकसभा चुनाव के दौरान भी न दोहराई जाएं। इसके लिए संसद की एक स्थायी समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के अधिकारियों को तलब किया है। ट्विटर के बाद अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के अधिकारियों को तलब किया गया है। शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते की अच्छी शुरुआत हुई। सेंसेक्स 341.90 अंक की बढ़त के साथ 36,213.38 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88.45 अंकों की तेजी के साथ 10,880.10 पर बंद हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस के पल्ला झाड़ने के बाद भी एक बार फिर से राजनीति में उतरने की अपनी मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो भविष्य में ऐसे कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं है। राजनीति में उतरने की वाड्रा की इच्छा के बाद मुरादाबाद में उनके समर्थन में पोस्टर भी लग गए। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में उतरने के संकेतों के बीच राजनीति गर्मा गई है। वाड्रा ने यूपी से खास लगाव का जिक्र करते हुए कहा था कि वो भविष्य में आने के लिए बड़ी भूमिका देख रहे हैं। फेसबुक पर उन्होंने लिखा,
देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हुए बहुत दिन रहते हुए मुझे उन लोगों के लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली, खास तौर पर यूपी में, जहां मेरी छोटी सी कोशिश बहुत से परिवर्तन कर सकती है। इन सभी वर्षों के अनुभव और सीख को बर्बाद नहीं किया जा सकता और इसे बेहतर उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए। एक बार मुझ पर लगे इन सभी आरोपों के खत्म हो जाने के बाद मुझे लोगों की सेवा करने में एक बड़ी भूमिका समर्पित करनी चाहिए। राजनीति में वाड्रा के आने के कयासों के बीच मुरादाबाद से युवक कांग्रेस ने उम्मीदवारी को लेकर पोस्टर लगाए। इसमें कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा का मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए स्वागत है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा जी ने ये भी नहीं कहा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब कोई पोस्टर लगाए, कोई बैनर लगाए, अब लगाए हैं कि किसी ने लगवाए हैं, तो ये सारी बातें को मायने नहीं है। वाड्रा की राजनीति में उतरने की इच्छा पर बीजेपी ने तंज कसा। कहा, लोकसभा चुनाव में हार को देखकर अब कांग्रेस अपना अंतिम पत्ता खेलने की तैयारी में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश भ्रष्टाचारियों के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं सौंपेगा। पीआर सियासी सर्कस है। उस पीआर सियासी सर्कस में जोकर की एंट्री बाकी थी और वो जोकर की एंट्री अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि ये जो महामिलावटी माल है उसमें प्रोटेक्शन डेट से पहले एक्सपायरी डेट दिखाई पड़ने लगी है। फिलहाल वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं। वाड्रा का आरोप है कि देश की मौजूद असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार ने उन पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होने से राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें ईडी की पूछताछ में शामिल होने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने ईडी से भी कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा की कानूनी टीम को 5 दिन के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी दस्तावेज के हार्ड कॉपी सौंप दे। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि 5 दिन के भीतर वाड्रा को दस्तावेजों की कॉपी सौंपी जाए। इस मामले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें एक याचिका में वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से 26,000 पेज के दस्तावेजों की कॉपी मांगी थी, जबकि दूसरी याचिका में कहा गया है कि बगैर दस्तावेज मुहैया कराए आगे ईडी उनसे पूछताछ न करे। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से पेश हुए वकील KTS तुलसी ने कोर्ट को कहा कि दस्तावेजों को बिना पढ़े ये जानना बड़ा मुश्किल है कि ईडी ने उन पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। KTS तुलसी की बहस के बाद ईडी के वकील DP सिंह ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा, It's all right. It took Priyanka ji about 20 years to be able to fructify her desire. कि ये चीजों को लटकाने के लिए किया जा रहा है। DP सिंह ने कहा कि वाड्रा के वकील खराब से खराब लैपटॉप लेकर कोर्ट में आ जाएं, हम ये सारे दस्तावेज जो हार्ड डिस्क में दिए गए हैं उन्हें खोलकर कोर्ट के सामने दिखा देंगे। बहस के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि 26,000 से ऊपर पन्नों के दस्तावेज कागज पर मांगे जा रहे हैं। सोचिए इसमें कितना कागज बर्बाद होगा और इकोसिस्टम के लिए इसे कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। रॉबर्ट वाड्रा के वकील की इस दलील पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या 2 दिन के भीतर कागजात की हार्ड कॉपी मुहैया कराई जा सकती है। इसके जवाब में एजेंसी ने कहा कि हमने सॉफ्ट कॉपी पहले ही दे दी है, लेकिन इस पर आपत्ति जताते हुए वाड्रा के वकील ने कहा कि वो सॉफ्ट कॉपी नहीं खुल रही है। इसके बाद जज ने ईडी को 5 दिन के भीतर वाड्रा को सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी इससे पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। लंदन की बेनामी संपत्ति को लेकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, AP। मेघालय हाईकोर्ट के जज जस्टिस SR सेन के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अदालत मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विवादित कमेंट को हटाने की अपील की गई थी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस SR सेन से न्यायिक काम वापस लेने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता
से कहा था कि वो फैसले में से विवादित हिस्से को हटाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं। जस्टिस सेन ने पिछले दिनों दिए गए फैसले में कहा था कि विभाजन के बाद ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। और देश की बात के आखिरी पड़ाव पर बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। इतिहास के पन्नों में आज यानी 25 फरवरी साल 1862 में आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में $1 नोट को लीगल टेंडर नोट के रूप में जारी किया गया था अमेरिका में। इस नोट में अमेरिका के छठे मुख्य न्यायाधीश और खजाने के सचिव पी चेज का चित्र बना हुआ था। साल 1836 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल कोल्ट ने कोल्ट रिवॉल्वर के लिए पेटेंट लिया था। इस रिवॉल्वर से हर बार बिना कारतूस भरे एक से ज्यादा फायर किए जा सकते थे। कोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जरिए पहले विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हुआ था। देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।